नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। बस जीत के लिए निकले हैं तो बस जीत होनी चाहिए। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। बस जीत के लिए निकले हैं तो बस बेटा जीत होनी चाहिए। मेहनत इतनी शिद्दत से करो, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि अब हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। आइए दोस्तों, पढ़ाते हैं आप लोगों को। हिस्ट्री की क्लास में आगे बढ़ाते हैं। मध्यकालीन भारत बेटा चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसने जो भी काम किए वो भी सारे के सारे कैसे रहे, उसके असफल रहे। वो बढ़िया सुल्तान तो था मगर वो बढ़िया प्रशासक नहीं था। वो बढ़िया बुद्धिमान तो था मगर बुद्धिमान के साथ साथ में वो व्यवहारिक प्रशासक भी नहीं था। इसी के कारण उसने जो भी स्कीमें, जो भी योजनाएं चलाई, वो सबकी सब कैसी रही, फ्लॉप रही उसकी। जैसा कि उसने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की, पर उसी समय क्या हुआ, उसी समय उसकी किस्मत साथ नहीं देती है, उसी समय सूखा पड़ जाता है। तो और अधिकारियों ने जबरन टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया तो वो भी स्कीम नहीं चलती। उसके बाद इसने और भी बहुत सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि उसकी ढलाई या छपाई कोई और नहीं कर पाता था, कॉपी नहीं कर पाता था। मगर वो ऐसा होने लगा क्योंकि घर घर में टकसालें खुल जाती हैं, तो ये भी योजना इसकी नहीं चलती है। देवगिरी से दौलताबाद राजधानी, यानी कि दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बनाई, उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया था, दौलताबाद रख दिया गया था। वो भी उसकी नहीं सक्सेस हुई। 5-6 साल बाद फिर भी दिल्ली राजधानी इसको स्थानांतरित कर दिया, तो दिल्ली सल्तनत की चौथी राजधानी बन जाती है। आइए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी, सुल्तान की गद्दी पर बैठता है, और आज उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए हेडिंग लगा लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहेगा 1351 से 1388 तक। तक अब बात आती है कि तुगलक, फिरोज शाह तुगलक था कौन। ठीक, इस ये क्या था कि सबसे करीबी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे करीबी था है। और ये क्या था, चचेरा भाई था। इसके जो पिताजी का नाम था, इसके पिताजी का नाम था रज्जब। ठीक, और रज्जब यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी तुगलक कौन था, या फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और साथ साथ में इसकी जो माता थी, समझे, माता थी वो कौन थी, इसी की माता कौन थी, माता का नाम था, बेटा माता का नाम था बीबी नैला। बीबी नैला। बीबी नैला कौन थी, यानी कि एक सरदार थे, सरदार का नाम था, राजपूत सरदार थे जिनका नाम था रणमल, उसकी पुत्री थी। राजपूत सरदार, राजपूत सरदार रणमल, राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। पुत्री, ठीक। अब देखिएगा कि इसकी पुत्री थी, इसने 2 बार राज्याभिषेक किया। इसने क्या किया, 2 बार राज्याभिषेक किया, शेख किया।
कब कब किया? एक तो जब ये 20 मार्च 1351 में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, उसी जगह, उसी समय, उसी जगह यानी ठट्टा में इसकी मृत्यु होती है, वहीं पर ये क्या करवा लेता है, राज्याभिषेक करवा लेता है। तो 20 मार्च 1951 पहला जो राज्याभिषेक होता है, कब होता है? 20 मार्च 1351 ईस्वी। कहां पर? तो ये ठट्टा नामक जगह। ठीक। उसके बाद अब इसने दोबारा जब करवाएगा तो ये 20 अगस्त 1351 को कब करवाएगा? दूसरा राज्याभिषेक कब करवाएगा? 20 अगस्त, एक महीने बाद, अगस्त 1351 ईस्वी में अब करवाएगा। तो प्रॉपर तरीके से, बढ़िया से करवाएगा, धूमधाम से करवाएगा। तो ये कहाँ करवाता है? दिल्ली में। दिल्ली में, ये दिल्ली में राज्याभिषेक करवाता है। ठीक। हाँ। अब देखो, इसके द्वारा कुछ किए गए कार्य, कार्यों पर चर्चा की जाती है, कार्य इसके क्या क्या रहे। ठीक। तो कार्य कौन कौन से हैं? ठीक। तो पहले में लिख लेते हैं, इसके द्वारा क्या क्या कार्य रहे। इसने क्या किया कि एक 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा उड़ीसा के पुरी नामक जगह पर एक मंदिर है जिसका नाम है, बहुत विशाल मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर को इसने तोड़वा करके नष्ट करवा दिया। और एक नागर होल में भी एक मंदिर है जिसे ज्वाला मंदिर कहा जाता है, इसको भी इसने नष्ट करवाया और उनके टुकड़ों को कसाईयों को बेच दिया, दे दिया मांस तौलने के लिए। ठीक है। तो 1360 ईस्वी में उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर हुआ, ज्वाला मंदिर को, ज्वाला मंदिर कहां पर है? नगर होल। नगर होल ये कहाँ पड़ता है? जगन्नाथ मंदिर तो पुरी में पड़ता है। और नगर होल में क्या किया इसने? को नष्ट कराया, नष्ट कराया। ठीक। इसे तोड़वा देता। ज्वाला कब की बात है बेटा? तो 1360 ईस्वी में। और 1360 ईस्वी में जब ये आक्रमण करता है तो उस समय उड़ीसा का यानी पुरी का शासक कौन होता है? भानुदेव तृतीय। तो यहाँ पर जो शासक होगा वो शासक कौन होगा? शासक तो ये होता है भानुदेव, भानुदेव तृतीय। इसके विरुद्ध ये आक्रमण करता है। ठीक। ये बात हो गई। उसके बाद इसने जो उस समय 24 कर थे, कष्ट, बहुत वैसे कष्ट टैक्स लगाए गए थे, कष्टदायक जो कर थे, टैक्स थे, उनको क्या कर देता? समाप्त कर देता है। ठीक है। तो दूसरा कार्य क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, ठीक। 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, मात्र 4 करों को लगाया, मात्र 4 करों को वसूला। ठीक। अब 4 कौन कौन से कर हैं बेटा? तो ये भी जान लेते 4 कौन कौन से कर हैं। तो पहला क्या था? खम्स, जिसे खम्स या खुम्स कहा जाता था। क्या था? खुम्स या खम्स, खुम्स या खम्स। ये कर, ये किनसे लिया जाता था? ये लूट का जो भी होता था, जो लोग लूट के लाते थे उसको क्या किया जाता था? लिया जाता था।
लूट के, हाँ, युद्ध में जो लूटा गया होता था माल, उससे टैक्स लिया जाता था। युद्ध में लूटा गया माल से ये टैक्स लिया जाता था। ठीक। दूसरा टैक्स कौन सा था? तो दूसरा बेटा था, देखो, जजिया कर लगाया गया था, खराज कर लगाया गया था, जकात कर लगाया गया था। तो अगला क्या था? खराज। खराज का ये टैक्स लगाया गया। ठीक, खराज लगाया गया। तो ये कैसा होता था? ये एक लगान, एक प्रकार का लगान होता था। ठीक, लगान टैक्स कर था। उसके बाद तीसरा क्या था? एक था जजिया कर। जजिया कर ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था टैक्स, इसलिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, अभी लिखवा देते। उसके बाद चौथा क्या था? चौथा था जकात। जकात ये संपन्न मुसलमानों से लिया जाता था। संपन्न मुसलमानों से लिया जाता। ठीक। अब एक चीज नोट करके लिख लेना कि यहां पर लिख लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। ठीक, ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। यानी ये चीज याद रखना कि जजिया कर जो है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था भारत के सिंध प्रांत पर। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी कि जो काफिर होते थे, हिंदू वर्ग के लोग होते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। और ब्राह्मणों को उसने छोड़ रखा था, ब्राह्मणों को छोड़ रखा था, विधवाओं को छोड़ रखा था, अब अनाथ को छोड़ रखा था, विकलांगों को छोड़ रखा था, है, छोटे बच्चों को छोड़ रखा था। मगर इसने क्या किया? सब पे टैक्स लगा दिया। तो ये ब्राह्मणों को भी ले लिया इसने, ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाने वाला ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी वसूल किया। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसने कौन कौन से कर वसूले थे। तो 24 जो कष्टदायक टैक्स थे उनको समाप्त कर देता है, और ये 4 टैक्स जो हैं वो रखता है। एक खुम्स रखता है, एक खराज रखता है, एक जजिया जजिया कर रखता है, एक जकात रखता है। तो ये 4 प्रकार के टैक्स रखता है। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल करने वाला ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया और उनसे भी वसूल किया। पहला शासक ऐसा है जिसने जजिया कर लगाया था। तो पहला शासक किसने किसके द्वारा लगाया जाता? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके कुछ कल्याणकारी जो है, तुगलक के कल्याणकारी कार्य देख लेते हैं। फिरोज शाह की लोक कल्याणकारी कार्य कौन कौन से थे? ठीक, बहुत सारी योजनाएं चलाई, बहुत सारे ऐसे विभागों को बनाया। समझे? इसके शासनकाल में सर्वाधिक दास रहते थे, दासों को ये बहुत देख रेख करता था। दासों के लिए, इसके लिए बहुत जगह थी, क्योंकि ये दासों से इसका बहुत लगाव रहता था। लगभग 1,80,000 इसके शासनकाल में दास रहते थे। ठीक, तो दीवान ए वंदगान एक विभाग बना दिया गया। समझे? दीवान ए वंदगान ये क्या था? इस ये क्या था? एक दास विभाग था। एक क्या था? दास विभाग। दास, ये क्या था? ये दास विभाग था। विभाग। ठीक, दासों की देख रेख के करने के लिए
एक विभाग बनाया गया था जिसे कहा जाता था दीवान ए वंदगान। उसके बाद दीवान ए खैरात, दूसरा क्या था, दीवान ए खैरात। बेटा दीवान ए खैरात क्या था, तो दीवान ए खैरात क्या था, खैरात का मतलब क्या होता है, दान विभाग। दीवान ए, लोग कहने लगते हैं यहाँ खैरात नहीं बट रही, दीवान ए खैरात तो क्या था, ये दान विभाग था। हाँ, यहाँ से पैसे लेकर अपना कुछ काम कर सकते थे, दान विभाग था। ठीक। उसके बाद अगला कौन सा काम किया इसने? तो अगला बेटा किया था इसने दारुल सफा, यानी कि एक निशुल्क चिकित्सालय खोला गया था जिसका नाम था दारुल सफा। ये क्या था, निशुल्क चिकित्सालय था, निशुल्क चिकित्सालय खोला गया था। आज भी चलता है नहीं निशुल्क, निशुल्क चिकित्सालय ये खोला गया। एक और काम होता है, एक रोजगार दफ्तर खोला जाता है। रोजगार, जिनको बेरोजगार लोग होते हैं उनकी बल्ले बल्ले होती थी, समझे, तो रोजगार दफ्तर, रोजगार दफ्तर, समझे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का कार्य किया जाता था। हाँ, बेरोजगार लोगों को रोजगार रोजगार दिलाने का काम किया जाता था, रोजगार रोजगार दिलाने का कार्य किया जाता था, किया जाता था। ठीक। हाँ, रोजगार, रोजगार दफ्तर में जाइए आप ना, रोजगार के लिए आप लोग बेरोजगारों को काम मिल जाता था। ठीक है, रोजगार दफ्तर का भी इसके द्वारा किया गया। हाँ, दीवान ए इस्तेहाक, यानी कि पेंशन विभाग बनाया गया था। पांचवा कौन सा कार्य था, दीवान ए इस्तेहाक, दीवान ए इस्तेहाक ये क्या था, एक ये था पेंशन विभाग, पेंशन विभाग था। बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया इसके द्वारा काम किए गए हैं, मगर इसमें अधिकांश क्या किए गए थे, मुसलमानों को ही इसमें काम मिलता था, रोजगार भी मिलता था, सेवाएं, सब लाभ कौन उठाता था, सब मुसलमान ही लोग लाभ उठाते थे अधिकांश। ठीक। हाँ, उसके बाद में इसने क्या किया, एक और, इतने ये विभाग थे जो इसके द्वारा बनाए गए थे, याद रखोगे। ठीक। दीवान ए बंदगान सबसे ज्यादा दास इसके यहाँ थे, तो इसने एक विभाग बना दिया जो देख रेख करता था। ठीक है, दीवान ए खैरात किया, धन विभाग बना दिया गया है। उसके बाद में दारुल सफा, निःशुल्क चिकित्सालय बना दिया गया, रोजगार दफ्तर बनाया गया। ठीक, बेरोजगारों को रोजगार मिलता था। है, दीवान ए इश्तिहाक, इसमें पेंशन विभाग हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या दिया गया है, इसके सैनिकों को, इसने सैनिकों को क्या कर दिया था, वंशानुगत कर दिया गया था। है, पैतृक, अगर कोई पिताजी उसका सैनिक है तो उसका लड़का भी सैनिक बनेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसने सैनिकों के पद वंशानुगत बना दिया था, वंशानुगत पद बना दिया गया था कि जो भी अगर पिताजी कोई भी सैनिक है तो लड़का भी क्या बनेगा, सैनिक बनेगा। ठीक है, अब देखो इसने बहुत सारे नगर इसने बनाए, तो फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर बसाए। ठीक, कुछ प्रमुख नगर हम लिख देते हैं, कौन कौन से प्रमुख नगर थे, प्रमुख नगर,
जैसे हिसार, फिरोजाबाद, वाद, फतेहाबाद, समझे, जौनपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश में। जौनपुर किसकी याद में बनवाया था? तो किसकी याद में बनवाता है? इसका जो भाई था, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, बिन तुगलक। क्योंकि इस मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जूना खां था। खां। इसी की याद में ये जौनपुर नगर बसाता है। ठीक। फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, समझे। ठीक। एक फिरोजपुर, और सबसे प्रिय इसका जो नगर था वो कौन था? फिरोजाबाद था। सबसे प्रिय, सबसे प्रिय नगर जो बसाया था, जहां पर इसने अधिकांश जीवन व्यतीत किया। ठीक है, तो फिरोजाबाद था। ठीक। अब और एक बात कर लेते हैं कि जो अशोक के स्तंभ थे, एक टोपरा और मेरठ में, समझे, तो अब कहाँ लेकर गया था? ये लेकर के गया था दिल्ली। ठीक। नोट करके, यही चीज ज्यादा पूछता है। टोपरा एवं मेरठ के अभिलेख, अभिलेखों को दिल्ली में स्थापित किया। हाँ, ये दोनों अभिलेख किनके थे? तो अशोक के थे। किसके थे? सम्राट अशोक। इनको कहाँ ले जाता है? दिल्ली में स्थापित करता है। ठीक। अभिलेखों को दिल्ली में स्थापित करता है। ठीक। अब देखना कि ये बात समझ में आई कि नगर सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसके शासनकाल में होता है। नोट करके ये भी लिख लेते हैं। सबसे पहले नहरें गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी, मगर सबसे ज्यादा नहरें किसके शासनकाल में बनी थी? तो फिरोज शाह तुगलक के। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया। हाँ, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, सबसे ज्यादा नहर। ठीक। सर्वाधिक बागों का बाग किसने लगवाए? तो सर्वाधिक बाग भी बेटा किसने लगवाए? सर्वाधिक बाग, बाग, सर्वाधिक बाग बेटा किसने लगवाए? तो ये भी इसी ने लगवाए, सर्वाधिक बाग। ठीक। और बागों में सबसे ज्यादा बाग किसके लगे थे? तो आम के, आम के बाग। ठीक। ये याद रखें। आगे चलते हैं कि इनको संरक्षण संरक्षण किसका मिला था? कौन सा इतिहासकार था? जियाउद्दीन बर्नी। हाँ, जियाउद्दीन बर्नी को संरक्षण प्रदान किया गया। संरक्षण किसे दिया था? तो जियाउद्दीन बर्नी। ठीक। जियाउद्दीन बर्नी इसके शासनकाल में लेखक के रूप में, कवि के रूप में था। ठीक। इसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। इतिहास अगर पढ़ोगे तो इसी पुस्तक में, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? जो पुस्तक इसने लिखी, तारीख ए, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, इसके द्वारा लिखी गई। जियाउद्दीन, ऐसे पूछ लेगा कि जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम क्या, या ये पूछेगा कि तुगलक वंश में जो फिरोज शाह तुगलक के शासन पीरियड की सारी घटनाओं का जिक्र कहाँ मिलता है? तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही है। और जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहाँ होता है?
तो ये अपने उत्तर प्रदेश में होता है। उस शहर का नाम है बुलंदशहर शहर। ठीक, ये भी याद रख, बुलंदशहर में होता है। ठीक, हाँ। आगे देखो कि फिरोज शाह तुगलक ने एक सिक्के चलाए थे जिसका नाम था यानी कि अद व बिक। फिरोज शाह तुगलक सिक्के चलाए। सिक्के कौन से चलाए? एक का नाम था अद या बिक, अद अथवा बिक। ठीक, तो ये किसके होते थे? चांदी के क्या होते थे? चांदी के तांबे के मिश्रण के बने होते थे। ठीक, चांदी व तांबे के मिश्रण से बने होते थे। ठीक, बने होते। ये बात कौन से पूछ लेगा? अद या बिक अथवा बिक, ये दोनों सिक्के चलाए किसके द्वारा? इसी के द्वारा है। एक नया सिक्का भी चलाया था, इसका नाम था संसगानी सिक्का। एक नया सिक्का चलाया था, नया सिक्का, इसका नाम है संसगानी। संसगानी, और इस संसगानी पर ही खलीफा का नाम अंकित करवाया था। खलीफा का नाम अंकित करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा का नाम संसगानी सिक्के पर खलीफा का नाम बेटा अंकित करवाता है। ठीक, हाँ, इस पर नहीं करवाएगा, अद और बिक पर खलीफा का नाम अंकित नहीं करवाता है। किस पर करवाता है? तो ये संसगानी। अगर पूछा जाए कि नया सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा चलवाया, कौन सा चलवाता है, तो ये संसगानी। ठीक, याद रखना, ये चीज याद रखना। ठीक, आगे देखो क्या होता है कि स्वयं को खलीफा का नायब कहता था। क्या? आगे एक और बात लिख लेना, ये स्वयं को खलीफा का नायब कहता था। यह है स्वयं को खलीफा का नायब कहता था। स्वयं को खलीफा का क्या कहता था? नायब कहता था। स्वयं को खलीफा का नायब कहता था। ठीक, हाँ। उसके बाद में देखो क्या हुआ कि इसकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है, तो इसकी मृत्यु लिख लेते हैं। इसकी मृत्यु कब होगी? तो 20 सितंबर 1388 ईस्वी। 20 सितंबर 1388 ईस्वी। 20 सितंबर 1388 ईस्वी में बेटा इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका जो अंतिम शासक होगा, इस यानी तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? नासरुद्दीन नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद होगा। आइए आज तुगलक वंश को समाप्त ही कर देते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासरुद्दीन महमूद। कौन था? नासरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, हाँ, नासरुद्दीन महमूद होगा। और ये इसके ही शासनकाल में, ये 1388 में बैठेगा। ठीक, तो नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही क्या किया जाता है? 1398 ईस्वी में बेटा है मंगोल आक्रमणकारी होता है जिसका नाम होता है चंगेज खां। क्या नाम होता है? का नाम चंगेज खान है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, हाँ। इसी के शासनकाल में
1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ठीक, तैमूर लंग का आक्रमण होता है। इसी के शासनकाल में कब होता है? तो 1398 पूरी दिल्ली को उजाड़ देता है। बहुत ही खतरनाक ही होता है बेटा, ये आक्रमणकारी होता, आक्रांता होता है और पूरे तरीके से इसे खत्म कर देता है। तो एक चीज और नोट करके लिख लेना, हेनरी इलियट ने क्या कहा? हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में सल्तनत युग का क्या कहा? अकबर कहा। तो लिख लेते हैं नोट करके, हेनरी इलियट एवं एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का क्या कहा? सल्तनत युग का अकबर कहा। सल्तनत युग का अकबर कहा। ठीक, ये किसके द्वारा वक्तव्य कहा जाता है, कथन किसके द्वारा कहा जाता है? तो हेनरी इलियट के द्वारा कहा जाता है। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन के द्वारा ये वक्तव्य कहा जाता है कि ये सल्तनत युग का क्या है? एक अकबर है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप जरूर चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर आकर के अपने दोस्तों के साथ में इसका जरूर रिव्यू दें, कैसा पढ़ाया, क्या किया। सर, थैंक यू।